Okay, so we are into our next topic, European Foundation for Quality Management Excellence Model. Now, important thing to note here is that this topic has been changed by Institute from May 22 exam and onwards. So whatever you are referring to must be the latest content from Institute, latest material. इसलिए ये अलग से एक शीट है जिसको आपको हमारे गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और ये आपको वहाँ से लेके पढ़ना है। ठीक है, बाय चांस आपके पास हमारा सेवियर बुक अगर है तो हो सकता है उसमें ये अपडेटेड ना हो, तो आपको ये शीट हमारे गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और फिर इसको मेरे साथ पढ़िए। ओके, तो फैक्ट ये है कि 2020 में EFQM ने अपना एडिशन 2 वर्जन 2 निकाल दिया था, जो ये है, जिसको इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में अपडेट नहीं किया था। इवन 2021 का एडिशन में जब इंस्टीट्यूट मैट अपडेट किया था तो भी नहीं किया, बट 2020 में चेंज हो गया था। ठीक है, सो पॉइंट इज अब इंस्टीट्यूट ने May 22 वाला जो वर्जन निकाला उसमें इसको मॉडिफाई कर दिया है, तो आपको ये जानना जरूरी है। नया चीज़ ही लिखना है, नया चीज़ का ही मार्क्स मिलेगा, कोई कंटेंट ही चेंज हो गया। EFQM मॉडल जो है ना, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर मॉडल है बिजनेस एक्सेलेंस को अप्लाई करने के लिए, जिसको 50,000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करके रिजल्ट्स निकाल चुके हैं। ठीक है, बिजनेस एक्सेलेंस क्या होता है, ये एक ऐसा बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल्स क्या होता है, बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल्स एक ऐसा मॉडल है, कोई भी बिजनेस एक्सेलेंस का मॉडल ऐसा मॉडल होता है जो आपका कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करता है, that cumulatively over a period of time can have a positive impact on the economy, improves your competitiveness, और ओवर द टाइम लॉन्ग टर्म में इससे आपका इकोनॉमिकल बेनिफिट यानी प्रॉफिट वगैरह बढ़ेगा। इकोनॉमी मतलब आप देश का इकोनॉमी भी बढ़ता है डेफिनेटली, नो डाउट, बट मेनली अभी आपका ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमी का बात हो रहा है। EFQM मॉडल हैज़ हेल्प्ड अराउंड 50,000 ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर पॉजिटिव परफॉर्मेंस एंड मीनिंगफुल बेनिफिट्स फॉर देयर स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी एज अ होल। तो एक्सेलेंस में हम लोग हमेशा यही पढ़ते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आप शेयर होल्डर के बारे में नहीं सोचते हैं, आप सबके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि पॉजिटिव परफॉर्मेंस बेसिकली जो आया वो आपका प्रॉफिट्स के टर्म्स में है, एंड मीनिंगफुल बेनिफिट्स फॉर देयर की स्टेक होल्डर्स इन सोसाइटी एज अ होल। उन 50,000 ऑर्गेनाइजेशन का शेयर होल्डर के अलावा बाकी सारे स्टेक होल्डर्स का एस्पेक्ट को कवर किया गया। कॉम्पिटिटिवनेस की जो बात हो रही है यहाँ पर, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस, वो कैसे अचीव की जाती है, दो तरीके से। पहला, गिविंग प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू कस्टमर नीड्स, एंड सेकेंडली हैविंग अ लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर सेंट्रिक व्यू। मतलब सिर्फ कस्टमर के बारे में मत सोचो, और भी जितने स्टेक होल्डर हो सकते हैं, शेयर होल्डर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, सोसाइटी, सबके बारे में लॉन्ग टर्म में सोचो। सो उससे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होगी। दिस इज व्हाट बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल्स इन जनरल फोकस अपॉन। EFQM उसमें एक सबसे पॉपुलर मॉडल है जो 50,000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को रिजल्ट डिलीवर कर चुका है। रिजल्ट्स का मतलब हो रहा है प्रॉफिट, पॉजिटिव परफॉर्मेंस का मतलब हो रहा है प्रॉफिट्स की बात हो रही है, और उसके अलावा मीनिंगफुल बेनिफिट्स टू देयर अदर स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी एज अ होल। सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ EFQM मॉडल क्या है, उसके लिए पहले आप ये डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। डायग्राम को समझने से आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें 3 मॉड्यूल है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। मॉड्यूल 1 इज M1 लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्शन। मॉड्यूल 2 इज एग्जीक्यूशन एंड मॉड्यूल 3 इज रिजल्ट्स। ठीक है, डायरेक्शन को इन्होंने एक टर्म दिया है वाई, क्यों कर रहे हो ये सब। एग्जीक्यूशन मतलब कैसे करोगे, हाउ। रिजल्ट्स मतलब क्या पाया, व्हाट। वाई, हाउ और व्हाट का कॉन्सेप्ट है। 3 मॉड्यूल है, ठीक है। फिर हर मॉड्यूल के 2-2 क्राइटेरिया है मिनिमम, खाली सेकंड वाले में 3 है, तो टोटल कितने क्राइटेरिया है, 7। इन सबको क्या नाम दिया हमने, क्राइटेरिया। क्राइटेरियन बोल रहे ब्रिटिश इंग्लिश में लोग, क्राइटेरियन। तो बेसिकली देर आर 7 क्राइटेरियाज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और ये थ्रेड जो जा रहा है ना, वो एक इसमें भी जा रहा है और इससे आ भी रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे क्राइटेरियाज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सारे क्राइटेरियाज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो बेसिकली क्या है, मॉड्यूल्स बताता है कि आपको ब्रॉडली क्या करना है और उसको कैसे करना है, डायरेक्शन को कैसे करना है, डायरेक्शन में कैसे हम सेट करें डायरेक्शन, वो है क्राइटेरिया।
एग्जीक्यूशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे, तो वो है आपका एग्जीक्यूशन का क्राइटेरिया। रिजल्ट्स मतलब क्या चीज़ का रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के बारे में अगर कुछ बोलना है तो वो उसका 2 क्राइटेरिया आपको बता रहा है। हम इसको 6 लिखेंगे, इसको 7 लिखेंगे, ठीक है, इसको 6 लिखेंगे। नाउ अब जो भी आपने मेहनत किया वो मेहनत वाकई में रिजल्ट ला रहा है कि नहीं ला रहा है, उसको चेक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो बाहर में घूम रहा है, उसका नाम है रडार। जैसे ये आर है, रेलेवेंस एंड यूजिबिलिटी, ए फॉर अप्रोच, डी फॉर डिप्लॉयमेंट, फिर ए फॉर असेसमेंट एंड आर फॉर रिफाइनमेंट। तो वही देखिए वहाँ पर वापस ये दिया हुआ है, असेसमेंट, रिफाइनमेंट, डेवलपमेंट, अप्रोच, और फिर रेलेवेंट एंड यूजिबिलिटी ऑफ। ओके, सो दिस वे रडार के थ्रू बेसिकली आप चेक करते हैं कि आप जो सोचे थे वो आप अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, गैप आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उस गैप को करेक्ट कैसे करें और बेटर कैसे करें। रडार हर एक मॉड्यूल में जा जाकर चेक करता है कि आपने अपने लक्ष्य को जैसा सोचा था वैसा पाया कि नहीं पाया। तो 3 पार्ट में आप याद रखोगे, एक मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल है, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन और रिजल्ट। फिर आपका 7 क्राइटेरिया है, डायरेक्शन में 2 है, उधर 3 है, इधर 2 है। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या क्या है उसको समझते हैं। क्राइटेरिया नंबर 1 है डायरेक्शन के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन का आपको पर्पस, विजन एंड स्ट्रेटजीज मालूम होना चाहिए, और उस पर्पस, विजन और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा कल्चर होना चाहिए और एक लीडर होना चाहिए जो उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट भी करेगा, ना कि सिर्फ बनाएगा। कल्चर मतलब सब कोई मिल के उस विजन से कनेक्ट होंगे और सारे के सारे वो विजन को अचीव करेंगे। जैसे अगर स्टीव जॉब्स ये चाहता था कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाए जो इंडिविजुअली एक इंसान को इतना पावरफुल बना दे कि वो किसी भी कॉरपोरेशन से कॉम्पीट कर सके, तो वो था विजन। अब स्टीव जॉब उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर नहीं होता तो वो विजन कोई नहीं अचीव कर पाता। तो लीडरशिप चाहिए जो दूसरों से ये काम करवा ले, और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चाहिए कि सब कोई उसके साथ मिल के चले। स्टीव जॉब्स चाहता था कि सब डिसिप्लिन में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो मैं चाह रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सोच के साथ काम करें, तो वो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देन 3rd 4th 5th में आ रहा है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में जब बात आ रहा है तो पहला पॉइंट हम लोग उठा रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को इंगेज करो। शेयर होल्डर्स को इंगेज करने का मतलब है कि उनकी नीड को समझो, आइडेंटिफाई देयर नीड्स, ठीक है, एंड मेक स्ट्रेटजी टू फुलफिल देयर नीड्स। इंगेज करो मतलब उनकी ज़रूरतों को समझ के अपनी स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करो। क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू का मतलब है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। सस्टेनेबल वैल्यू मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उनके लिए प्लान करो। ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, ड्राइविंग परफॉर्मेंस मतलब जो करंट बिजनेस आप कर रहे हो उसमें बेटर करना है, उसमें जैसा है उससे बेटर करना है, परफॉर्मेंस ड्राइव करिए। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लाने का कोशिश करिए जिससे कि आप फ्यूचर के साथ चल सकें। फिर आ रहा है आपका स्टेक होल्डर्स। रिजल्ट्स के अंदर स्टेक होल्डर परसेप्शन मतलब आपने जो किया उससे बाकी लोग क्या महसूस कर रहे हैं उसका सर्वे करिए, ठीक है, मीडिया वीडिया वालों से पता लगवाइए कि आप जो कर रहे हो उससे सोसाइटी क्या फील कर रही है आपके बारे में, आप जो कर रहे हो उससे शेयर होल्डर क्या फील कर रहा है आपके बारे में, कस्टमर्स क्या फील कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ कैसा फील कर रहे हैं। खाली ये नहीं कि आपने जो किया बस वही सबको मानना है, वो कैसा फील करे उस परसेप्शन को गैदर करके मानिए कि आपका रिजल्ट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। मतलब खुद का सोचा हुआ नहीं मानना है, सामने वाला जो सोच रहा है वो मानना है। 7 नंबर है स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। इसका स्ट्रेटेजिक का मतलब है लॉन्ग टर्म और ऑपरेशनल मतलब शॉर्ट टर्म। जो भी आपने पर्पस सोचा था ऊपर में वो सारा पर्पस अचीव हुआ है कि नहीं उसका आपको ध्यान रखना है। मैं फिर भी कीवर्ड्स आपको और देता हूँ, आप उसको लिख सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब इंगेज योर पीपल टू फॉलो द विजन, पीपल टू फॉलो द विजन। यहाँ पे आप लिखो पीपल टू फॉलो योर विजन। इंगेजिंग स्टेक होल्डर्स का मतलब आप लिखो आइडेंटिफाइंग देयर नीड्स, मेक स्ट्रेटेजी टू फुलफिल देयर नीड्स,
क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू के लिए आप लिखो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको अपने आप में लाना है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फिर ड्राइविंग परफॉर्मेंस मतलब करंट बिजनेस को बेटर करना है, उसमें जो आप टारगेट सोचे हुए हैं वो अचीव करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से फ्यूचर स्टेट ऑफ बिजनेस को पाना है कि आपका बिजनेस का फ्यूचर क्या हो सकता है। स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में स्ट्रेटेजिक का मतलब है लॉन्ग टर्म अपने आप को फिट फॉर फ्यूचर बनाओ कि बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म में खड़ा रह पाए। और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मतलब करंट पर्पस जो आपने बनाया था वो अचीव हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करना है। स्टेक होल्डर परसेप्शन का मतलब है कि आपके जो स्टेक होल्डर्स है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि कस्टमर, एम्प्लॉयज़ यानी पीपल, फिर सोसाइटी, फिर पार्टनर्स यानी कि आपके कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं या वेंडर हैं, कोई गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्निंग अथॉरिटीज़ जो भी आपको गवर्न कर रहा है, वो सब आपके बारे में कैसा परसीव कर रहे हैं उसको गैदर करना है। ठीक है। एट द एंड सबको पर्पस से अलाइन करना जरूरी है। अपने ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस से सबको कनेक्ट करके रखना जरूरी है। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ओवर हियर। एंड देन आपने जो भी हर एक में किया वो कर पाए कि नहीं, उसका मेजरमेंट रडार से होता है। RADAR। R फॉर रेलिवेंस एंड यूजेबिलिटी का मतलब हो रहा है कि आप जो रिजल्ट्स ला रहे हो उसका रेलिवेंस क्या है और यूजेबिलिटी क्या है। इन द सेंस रेलिवेंस और यूजेबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है, फिर से समझो कि आप जो रिजल्ट ला रहे हो वो क्या आपके पर्पस से कनेक्टेड है और उससे क्या आपके स्टेक होल्डर्स को कुछ फ़ायदा हो रहा है, वो आपको समझना है। फिर अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको नए अप्रोचेस सोचने पड़ेंगे जिससे आपका रिजल्ट अचीव हो। अप्रोचेस सोचने के बाद उसका डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे डिप्लॉयमेंट लिखना चाहिए था बट ठीक है, डेवलप लिखा हुआ है। तो मतलब अप्रोचेस को डिप्लॉय करो कि अब जब नया अप्रोच डिलीवर कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है वो देखने के लिए असेसमेंट, और फिर उसमें भी अगर गैप आ गया तो फिर से रिफाइनमेंट। मतलब ओवरनाइट तो आप एक्सेलेंस पे नहीं जा सकते ना, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट एंड असेसमेंट। तो अब आप आ जाइए यहाँ पे, देखिए क्या बोल रही है। EFQM में 3 मॉड्यूल है। द EFQM मॉडल हैज़ अ सेट ऑफ 3 मॉड्यूल्स दैट प्रोवाइड अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ असेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। पहला मॉड्यूल में डायरेक्शन है। व्हाई डज एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रेटजी इट यूजेस टू ऑपरेट इट्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे व्हाई डज एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, मेरा ऑर्गेनाइजेशन जैसे SJC क्यों एग्जिस्ट करता है। SJC इसलिए एग्जिस्ट करता है कि हमारे स्टूडेंट जो भी हमारे यहाँ जुड़े वो मैक्सिमम पोटेंशियल्स को अपना रियलाइज़ कर पाएँ और हम उनको वो पोटेंशियल को इनकैश करने में कैटलिस्ट का रोल प्ले करें, हम उनके सहायक बने। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करने का मकसद है। ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना मकसद है। जियो का मकसद है कि इंडिया में डेटा का कनेक्शन को जनता जनार्दन तक, जन जन तक, दूर दूर तक हमें पहुंचाना है। तो एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वो हो गया। एंड द स्ट्रेटजी इट यूजेस टू ऑपरेट इट्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जियो का स्ट्रेटजी है लो प्राइस स्ट्रेटजी, उसका स्ट्रेटजी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको। सबसे कम दाम पे दो कि लोग आपके पास ही आएंगे, कम दाम पे बेस्ट सर्विस। ठीक है। तो ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीका होता है जिससे वो अपने डायरेक्शन के लिए आगे बढ़ता है, एग्जीक्यूशन करता है। फिर मतलब हाउ डज इट डिलीवर ऑन इट्स पर्पस एंड स्ट्रेटजी, मतलब जो वो सोच रहा है उसके ऊपर डिटेल में कैसे काम कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप हाउ इट इज़ डिलीवरिंग, उसका पूरा फ्लो क्या है, इनपुट आउटपुट का फ्लो क्या है। रिजल्ट्स मतलब व्हाट हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली अचीव्ड एंड व्हाट इट विशेस टू अचीव इन फ्यूचर। तो क्या आप अचीव कर चुका है और क्या अचीव करना चाहता है, राइट। The rationale of the model is to connect purpose and strategy, also to find out how this connection
between purpose and strategy can help the organization achieve and deliver sustainable value and outstanding results for its stakeholders. का मतलब क्या हुआ? The rationale of the model is to connect purpose and strategy. जो मैंने आपको समझाया ना ऊपर में, जो purpose and strategy, उसको तीनों में कनेक्ट करना है हम लोगों को. Connect purpose and strategy and also find out how this connection between purpose and strategy can help the organization achieve and deliver sustainable value. देखो पहला वाला से एक तो पॉइंट उठाया, कनेक्ट पर्पस एंड स्ट्रेटजी, ये वाला. फिर बोल रहा है हाउ इट विल डिलीवर सस्टेनेबल वैल्यू एग्जीक्यूशन के समय, टू पर गेट द आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स एंड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स फॉर इट्स स्टेक होल्डर्स. ये थर्ड वाला से उठा लिया, इसको भी बोल्ड करना चाहिए. आउटस्टैंडिंग रिजल्ट फॉर इट्स स्टेक होल्डर्स. तो बेसिकली तीनों को कनेक्ट करना ही हमारा मकसद था. पर्पस स्ट्रेटजी को सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करने में कैसे यूज़ करें और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स या परफॉर्मेंस लाने में कैसे यूज़ करें, इसी के ऊपर बात हो रही है. नेक्स्ट थर्ड आ रहा है रडार. रडार इज़ अ डायग्नोस्टिक टूल ऑफ द EFQM मॉडल. मतलब हम EFQM में जो भी काम कर रहे हैं वो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उसके बारे में बात करें रडार. तो रडार इज़ द एक्रोनिम फॉर रिजल्ट्स, डिटरमाइन द रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशन इज एमिंग टू अचीव एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटजी. देन अप्रोच इज द organization that approach the organization will take to deliver the result now and in future. ठीक है, that is the way that you will adopt to deliver the results. Deploy is to execute the approach properly and then assess and refine the deployed approach to learn and improve based on findings. तो ये डायग्राम एक्चुअली आपके इंस्टीट्यूट में नहीं दिया हुआ, बट मैंने ओल्ड वाला ही यूज़ कर लिया है टू जस्ट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. बट ओल्ड वाला डायग्राम, नया डायग्राम है ना, थोड़ा सा कलर वलर उसको का डाला हुआ था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, तो डायग्राम मैंने वही रख दिया. ठीक है. दिस डायग्नोस्टिक टूल कैन बी यूज इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट लिंकेजेस बिटवीन व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन डज समथिंग विच इज डायरेक्शन, हाउ इट डज एंड व्हाट इट अचीव्स एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स एक्शन. कॉज एंड इफेक्ट लिंकेज बिटवीन ईच ऑफ द डायरेक्शन. मैंने बोला ना, हर एक में जो आप सोचे थे वो कर पा रहे कि नहीं, सब के लिए रडार यूज़ किया जाता है. मतलब डायरेक्शन भी आपने जैसा सोचा था वैसा सेट हुआ कि नहीं, उसके लिए भी रडार है. ऐसा नहीं सोचना खाली रिजल्ट्स के लिए रडार है कि रिजल्ट नहीं आया तो रडार लगाओ, ऐसा नहीं है. हर एक में ये वाला काम भी जो होना था वैसा हुआ कि नहीं, उसमें भी रडार है. एग्जीक्यूशन में रडार है, रिजल्ट्स का फिर रडार अलग है. रिजल्ट्स में रिजल्ट नहीं आया तो फिर मैं देखूंगा कि कौन सा अप्रोच लगाने से, मेरा क्या डायरेक्शन ठीक करने से, या रिजल्ट के बारे में एग्जीक्यूशन में ठीक करने से, या फिर किसी और जगह ठीक करने से मेरा रिजल्ट अचीव होगा. सो इट्स अ डायग्नोस्टिक टूल विच कैन बी यूज इन कॉज एंड इफेक्ट लिंकेज बिटवीन ऑल थ्री मॉड्यूल्स. ठीक है. इट इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन or linkage between all three modules. It takes a holistic approach for assessment of the organization. ये पूरा holistic approach लेके चल रहा है. This is done to identify the organization current strength, weakness and opportunities for improvement exist. तो यहाँ पर क्या है कि आप जब रडार से इवैल्यूएशन करते हो ना, तो अप्रोचेस कैसे मिलेगा, तो आपको पता चलेगा आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है. रडार टूल हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. नाउ एट्रीब्यूट्स क्या है, एक्चुअली क्या है ना, EFQM मॉडल को जब डिटेल में पढ़ना हो तो आप EFQM के साइट पे जाके पढ़ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक डॉक्यूमेंट डाला हुआ है SGC का टेलीग्राम चैनल, तो उस पर जाके देख सकते हो. तो उसमें हर एक को भी रिजल्ट का भी सेट कैसे होगा, अप्रोचेस का सेट कैसे होगा, उसमें भी क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स को उन्होंने नाम दिया एट्रीब्यूट्स. तो सब में एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके बेस पे आपको वो फिक्स करना है. एनालिसिस ऑफ EFQM मॉडल नेमली द डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट्स मॉड्यूल्स इज डन एट दिस एट्रीब्यूट लेवल. ठीक है. एनालिसिस ऑफ EFQM मॉडल नेमली द डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट्स मॉड्यूल इज डन एट द एट्रीब्यूट लेवल. मतलब ये जो एट्रीब्यूट सेट करते हैं ना, वो एट्रीब्यूट हर एक मॉड्यूल के ऊपर लगाया जाता है. जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं तो एट्रीब्यूट्स थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं. यहाँ पे आप भी लिख सकते हो मेरे साथ. जैसे एक है रेलिवेंस एंड यूजेबिलिटी, है ना, ये रडार का आर है, रडार में एक आर यहाँ पर है, तो उसमें एट्रीब्यूट्स है उसका कि सबसे पहले स्कोप एंड रेलिवेंस. तो which means that your relevance and usability of results should be connected to your vision, linked to purpose and vision.
ऐसे बताया हुआ है ये EFQM मॉडल से, आपको ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फिर यूजेबिलिटी मतलब क्या हुआ, यूजेबल डेटा। यूजेबल डेटा मतलब आपका जो रिज़ल्ट है वो ऐसा होना चाहिए, वो रिपोर्ट कार्ड जैसा होना चाहिए, टाइमली आपको पता चल जाए और वो डेटा पे आप रिलाई कर सके, उसमें मिस्टेक्स ना हो, एक्यूरेट हो, और वो जितना सेगमेंटेड हो उतना अच्छा, जिससे कि आपको मीनिंगफुल इंसाइट्स मिल सकें। ठीक है, तो ऐसे हर एक के बारे में EFQM फ्रेमवर्क बताता है आपको कि सबका एट्रीब्यूट्स क्या क्या होना चाहिए। जैसे रेलिवेंस का मैंने बताया, ऐसे अप्रोचेस का एट्रीब्यूट्स उन्होंने बताया हुआ है कि अप्रोचेस जो भी अप्लाई करो साउंड होना चाहिए। साउंड मतलब क्लियर, रैशनली उसका पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फुलफिल्स द नीड, जो आप सोच के चले हो वो पर्पस इससे अचीव होना चाहिए। फिर एक और है अलाइंड। अलाइंड में मतलब अलाइन टू विजन। ठीक है, अलाइन टू विजन होना चाहिए, जो भी आप करो वो विजन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। डिप्लॉय मतलब उसका भी एट्रीब्यूट्स है, इसका एट्रीब्यूट्स है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इम्प्लीमेंट जब करोगे तो टाइमली और फ्लेक्सिबली होना चाहिए, मतलब जब ज़रूरत पड़े तो आज जो इम्प्लीमेंट कर लिया कल को बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर डिप्लॉय करते समय टाइमली एंड फ्लेक्सिबल एक अलग पॉइंट है, वैसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब आपका ऐसा अप्रोचेस डिप्लॉय करो जिससे कि आप इजीली उसको जब ज़रूरत पड़े, अगर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस डिमांड करे तो आप बदल भी सको। अब बात ये कि ये जो वाला अलाइंड वाला है ना, उसमें बता रहा है नॉट फॉर डायरेक्शन। मतलब एक्चुअली क्या है ना, रडार का जितना भी बात है वो हर एक मॉड्यूल पे लगाया जाएगा, तो डायरेक्शन मॉड्यूल के लिए ये वाला पॉइंट लागू नहीं है। फ्लेक्सिबल में अगेन नॉट फॉर डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्शन यानी पर्पस विजन ही फ्लेक्सिबल रहा तो गए, फिर तो आप कोई भी चीज़ में आप अपना पोजीशन कभी बैठा ही नहीं पाओगे। फिर असेस एंड रिफाइन के लिए एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है कि दे शुड बी इवेलुएटेड एंड अंडरस्टूड, कि आपका क्या गड़बड़ हुआ है, एंड दे शुड गिव योर अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव। तो ऐसे हर एक का एट्रीब्यूट्स बनाया गया है। अब इसके अंदर भी बहुत सारा डिटेल्स है जिसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपको उतना नहीं जानने को बोला है। आपको जितना जानने को बोला अभी उतना ही बता रहा हूँ। यहाँ पे ये बोला बिजनेस एक्सीलेंस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है। ठीक है, कैसे बढ़ाता है? आपका कस्टमर नीड पे फोकस होगा तो बढ़ेगा, और लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर सेंट्रिक व्यू होगा तो बढ़ेगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ EFQM मॉडल में क्या है? डायरेक्शन है नंबर 1। दूसरा नंबर है 3 मॉड्यूल है, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स, वाई, हाउ, व्हाट। फिर हर एक का अपना क्राइटेरियन है। डायरेक्शन का 2 क्राइटेरिया है, पर्पस और कल्चर एंड लीडरशिप। फिर उसका 3 है कि एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स। एग्जीक्यूशन का 3 है, एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स। दूसरा नंबर है क्या? क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू। तीसरा नंबर है ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और रिजल्ट में 2 है कि परसेप्शन क्या आ रहा है और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या करेंट परफॉर्मेंस क्या है। फिर आपको ये बोल रहा है कि ये कर क्या रहा है? रैशनल ऑफ द मॉडल इज टू कनेक्ट पर्पस एंड स्ट्रेटजी टू क्रिएट लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर्स वैल्यू एंड ऑल्सो टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। ठीक है, और रडार का काम क्या है कि वो हर एक का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप खोजता है, डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करता है, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप खोजता है तीनों मॉड्यूल में कि क्या करने से उसमें क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, हर एक रडार का जो टूल है उसका एट्रीब्यूट भी है। हो गया, बस इतना ही है। तो पहले जो था वो सब कॉन्सेप्ट हट गया है, वो फाउंडेशंस वाला कॉन्सेप्ट जो था वो सब हट गया। फाउंडेशन था ना, फिर वो इनेबलर, क्राइटेरिया, ये सब चीज़ हट चुका है। तो उससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन था, ध्यान रखना, वो भी हट चुका है। एग्ज़ाम हो सकता है कोई नया क्वेश्चन इसके ऊपर बनाएगा, तो हमारे DGP बुक में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, बिजनेस एक्सीलेंस का EFQM मॉडल का जिसमें डिटेल बताया जा रहा था एक गारमेंट इंडस्ट्री को लेकर, उसको भी इग्नोर करना है आपको। तो EFQM मॉडल का जो पुराना क्वेश्चन है वो भी इग्नोर करना है, और EFQM मॉडल का जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसको भी इग्नोर करना है। नेक्स्ट आ रहा है यूज़ ऑफ EFQM मॉडल। EFQM मॉडल में जो भी बताया गया है ये नॉन प्रेस्क्रिप्टिव है, मतलब ये कस्टमाइजेबल है।
आप इसको जैसा चाहे वैसे बदल सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं. एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. EFQM along with radar framework is a self assessment tool that has the following uses. तो बेसिकली इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक मैंने बनाया है, बताओ. ठीक है, बताओ. तो EFQM का यूजेस बताओ. तो बताओ में जैसे ओ में पहले ये ओवरव्यू आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट करने में हेल्प करता है. आपको पता चल जाता है कि मैं अल्टीमेटली कर क्या रहा हूँ एंड मेरा कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है जिसको मैं यूज़ करके अपना रिजल्ट अचीव कर सकता हूँ. सेकेंड, ये आपके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लाने का कोशिश कर रहा है थ्रू वेल थॉट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस दैट कैन चेंज इट्स करंट ऑपरेशन टू अचीव एक्सेलेंस इन ऑपरेशंस. दिस स्टीयर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव एंड सस्टेन इट्स लॉन्ग टर्म विजन थ्रू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. तो T&L हमने डाला है, 2 कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए. फिर ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में एजिलिटी लाता है. एजिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, जल्दी से जल्दी बाहर के सिनेरियो को और कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को अडॉप्ट करने का एबिलिटी. एंड रेजिलियंस का मतलब होता है कि बर्दाश्त करने की शक्ति, मतलब एडवर्सिटी को बर्दाश्त करने की शक्ति. ठीक है. सो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सेंस एंड प्रिपेयर रिस्पॉन्स फॉर मार्केट डिसरप्शन. EFQM अवार्ड इज़ अ कोवेटेड अवार्ड. अगर आप EFQM को मॉडल को अप्लाई कर दें और फिर अपने आप को और EFQM ऑर्गेनाइजेशन ने एक उसको बताकर उसका अवार्ड ले लेते तो आपका ब्रांड और रेपुटेशन बढ़ जाता है. जैसे ISO से एक रेपुटेशन बढ़ता है, वैसे EFQM को भी आप अप्लाई किए हुए तो आपका रेपुटेशन बहुत बढ़ जाता है. EFQM मॉडल इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी ग्लोबली एज अ सेल्फ असेसमेंट टूल. तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं. तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को किसी और के साथ बेंचमार्क करना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आप उन ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ो जो EFQM लगा रहे हो, तो आप उससे यूनिफॉर्मिटी इन क्राइटेरिया एंड असेसमेंट और बेंचमार्किंग वगैरह आप कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे खड़े हो. ठीक है. EFQM मॉडल इज गेनिंग पॉपुलैरिटी ग्लोबली एज अ सेल्फ असेसमेंट टूल फॉर बिजनेस एक्सेलेंस. दिस कैन ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन क्राइटेरिया व्हाइल असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिव पोजीशन इन द मार्केट प्लेस. तो याद कैसे रहेगा, बताओ में B फॉर ब्रांड एंड रेपुटेशन की बात हो रही है, A फॉर एजिलिटी की बात हो रही है, एजिलिटी एंड रेजिलियंस एक साथ आ गया. T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन कि आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को बदलेंगे. O फॉर ओवरव्यू एंड U फॉर यूनिफॉर्मिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन. ठीक है. यूनिफॉर्मिटी बिकॉज सेवरल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड आर ऑलरेडी यूजिंग इट. तो एक बार क्विक समरी कर देता हूँ वापस से कि बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल्स कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट करता है 2 तरीके से. एक आपका कस्टमर पे फोकस करवा के, दूसरा लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर सेंट्रिक व्यू दिलवा के. EFQM मॉडल बहुत पॉपुलर है, 50,000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई कर चुके हैं. सेल्फ असेसमेंट टूल है. इसमें 3 मॉड्यूल है, डायरेक्शन जिसको वाई बोलते हैं, एग्जीक्यूशन जिसको हाउ बोलते हैं, और रिजल्ट जिसको व्हाट बोलते हैं. हर एक में क्राइटेरियंस है. तो डायरेक्शन में 2 क्राइटेरिया, विजन, कल्चर एंड लीडरशिप. इसमें 3 है. एग्जीक्यूशन में 3 है. डायग्राम से ही याद रह सकता है जल्दी से जल्दी. एग्जीक्यूशन में 3 है. क्या क्या? एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स, सेकेंड है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू, और थर्ड है आपका ड्राइविंग परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. और फिर आपका रिजल्ट्स में 2 है, कैसा दूसरा फील कर रहा है, और स्ट्रेटजिक एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस क्या है. फिर रडार है. रडार में इस बार आर की जगह रेलिवेंस एंड यूजेबिलिटी लिखा हुआ है. फिर अप्रोच, डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट, फिर आपका असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट. रडार का काम है कॉज एंड इफेक्ट खोजना हर एक में, और मॉड्यूल का काम है कि पर्पस एंड विजन को सबसे लिंक कर देना टू क्रिएट सस्टेनेबल वैल्यू एंड टू ड्राइव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स. यूजेस के लिए आपको याद रखना है बताओ, ब्रांड, एजिलिटी एंड रेजिलियंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ओवरव्यू एंड यूनिफॉर्मिटी. ठीक है. तो ऐसे अभी तो याद हो गया. ठीक है. अब इससे कैसा क्वेश्चन आएगा मैं नहीं जानता, किस तरह का आ जाएगा, सब कुछ पता होना चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ डू होलसम प्रिपरेशन. मतलब अगर बिजनेस एक्सेलेंस पढ़ो तो जितना इंस्टीट्यूट मैट में दिया हो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. ठीक है. चलो.